डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंचाई का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आखिर हम सिंचाई करें क्यों आवश्यक है सिंचाई। हमने पुराने अपने लेक्चर में कहा था कि सिंचाई को कई चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हम क्यों करते हैं, व्हाई, व्हेन, कब करते हैं, और तीसरा पार्ट तक कैसे करते हैं, और ये चौथा पार्ट है हाउ मच, कितना। तो हम इन सब में से सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना क्यों हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई क्यों आवश्यक है। ये तो आप सबको मालूम है कि सिंचाई में पानी की जरूरत होती है हम लोगों को, ये पानी लगाना होगा सिंचाई में। लेकिन सिंचाई क्यों आवश्यक है किसी भी पौधे के लिए, किसान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कुछ 4-5 पॉइंट है ऐसे जिसलिए हमें पता चलता है कि सिंचाई इसलिए आवश्यक है। पहली चीज है पलेवा करना, जिसे बोलते हैं प्री सोइंग इरिगेशन। बुवाई से पहले खेत की तैयारी करने के लिए मिट्टी का नम होना बहुत आवश्यक है। जब मिट्टी नम करने के लिए जो हम सिंचाई करते हैं उसे हम बोलते हैं पलेवा या प्री सोइंग इरिगेशन। ऐसा करने से मिट्टी की जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी की भौतिक दशा खराब नहीं होती है। दूसरा इसका मुख्य कारण है सिंचाई क्यों की जाती है, वो है बीजों का अच्छा अंकुरण, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, आप जानते हैं अंकुरण की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, उनमें से नमी भी एक आवश्यक अवस्था है। मिट्टी में यदि नमी होगी तभी किसी भी फसल के बीज का अंकुरण अच्छा होगा। तीसरा हमारा पॉइंट है सघन खेती अपनाने। सघन खेती या सघन फसल चक्र, सघन से मतलब है कि एक वर्ष में हम एक से ज्यादा, कितनी ज्यादा, 2, 3 या 4, हम कितनी फसलें ले सकते हैं कि एक ही खेत में एक ही वर्ष के अंतर्गत हम अधिक से अधिक फसलें उगा सकें। इसके लिए हमें सिंचाई बहुत आवश्यक है। चौथा है हमारा नकदी फसलें या सब्जियों को उगाना। ऐसी फसलें जिन्हें बार बार लेकिन थोड़ा पानी देने की आवश्यकता होती है, तो उन फसलों को उगाने के लिए उसमें सारी की सारी सब्जियां आती हैं। गन्ना है, आलू है, तंबाकू है, कपास है, फल है, सारे के सारे। इनमें पानी तो कम चाहिए लेकिन पानी लगातार और बार बार चाहिए होता है। ऐसी फसलों को हम तभी उगा सकते हैं जब हमारे पास सिंचाई की उपलब्धता हो। एक मिट्टी होती है लवणीय मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा और 8.5 पीएच मान से कम होता है, तथा उनमें घुलनशील लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये अधिक मात्रा में हो। सोडियम कार्बोनेट अघुलनशील लवण है जो क्षारीय मिट्टियों में होता है, जो अधिकांशतः 8.5 पीएच से ज्यादा भी पाई जाती है। तो ऐसी मिट्टियां जिनका पीएच मान 8.5 से कम, तो उन मिट्टियों को हम लवणीय मिट्टी कहते हैं। और लवणीय मिट्टियों के सुधार करने के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है। करते क्या है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि उस लवणीय खेत में मेड़बंदी करके पानी भर देते हैं और किसी ट्रैक्टर या किसी यंत्र के द्वारा इतना पानी को घुमाते हैं, इतना चलाते हैं कि सारे लवण उस पानी में घुल जाएं, और फिर मेड़ तोड़ करके उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो खेत से लवण खत्म हो जाते हैं, मिट्टी का धीरे धीरे सुधार हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है इसका फसलों को पाले से बचाने के लिए। आपने सुना होगा जब बहुत अधिक ठंड होती है जाड़ों में या रबी सीजन में, तो गांव में ये कहावत है कि खेत की या बाग की सिंचाई कर दीजिए। वो इसलिए करते हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। तो जब खेत में पानी होगा तो जितना भी पाला या फ्रॉस्ट या ठंडक पड़ेगी, तो वो पहली ठंडक सबसे पहले उस पानी की मात्रा को ठंडा करने में लगेगी, जिससे फसलों को जो होने वाली हानि है वो कम हो जाती है। तो यहां तक हमारा एक पार्ट पूरा होता है कि हम सिंचाई क्यों करते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट आता है, इसका सेकंड पार्ट आता है कि सिंचाई हम किससे करते हैं। हम उसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में, मैं कुलदीप कुमार बिश्नोई, उसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में कि जब हम सिंचाई की बात कर रहे होते हैं तो सिंचाई हम आखिर हम करते किससे। ये सबको मालूम है, पानी या जल, वाटर।
हम जानते हैं कि वाटर किन चीजों से मिलकर बना है। वाटर हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इनका एक डेफिनेट पैटर्न है कि एक अणु ऑक्सीजन का जब दो अणु हाइड्रोजन के इस प्रकार जुड़े कि उनके बीच में 104.5 डिग्री का कोण बनता हो, यानी कि एक हिस्सा ये पॉजिटिव साइड वाला है और ये वाला पूरा हिस्सा नेगेटिव साइड वाला है। दूसरे ही ऐसे अणु जब हाइड्रोजन के जुड़ेंगे तो वो इधर जुड़ेंगे और जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वो इधर जुड़ेगी। इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी के अणु आपस में जुड़े रहते हैं और बहुत बेहतरीन, सबसे बढ़िया यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी को बनाते हैं। ये तो है पानी के गुण। इन्हीं गुणों के आधार पर ये आगे कई तरह के काम करता है। पौधों में अलग तरह के काम करता है, मिट्टी में अलग तरह के काम करता है और वायुमंडल में अलग तरह के काम करता है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि पानी पौधों में क्या कार्य करता है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी बगीचे के या किसी पेड़ के नीचे से पास से निकलते हैं गर्मी के दिनों में, बहुत तेज धूप और हम किसी पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां एक ठंडक महसूस होती है, और यदि बगीचे में पहुंचते हैं तो और ज्यादा ठंडक महसूस होती है। ये सबने शायद महसूस किया होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है टेम्परेचर मेंटेन करने का। कारण क्या होता है कि पौधे की पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वो एक गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। उन्हीं से ही पौधे पानी को वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में वातावरण में भेजते हैं और पौधों के पास का तापक्रम फिर धीरे धीरे कम होता है। इसीलिए हमें पौधों के पास जाने पर ठंडक महसूस होती है। उसका मुख्य कारण है बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपाइरेशन। ये एक बहुत बड़ा काम है जो पानी पौधों के अंदर करता है। दूसरा काम है बहुत महत्वपूर्ण, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, आप जानते हैं कि जब नर और मादा भाग मिलते हैं तो एक भ्रूण बनता है और यही भ्रूण पूरे जीव में विकसित होता है और यह जीव लगातार छोटा सा बीज होता है और फिर इतना बड़ा विशाल वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। उसके पीछे कारण है तो वो है लगातार होने वाला कोशिका विभाजन। जैसे छोटा सा बच्चा एक समय में धीरे धीरे एक बड़े वयस्क के रूप में विकसित हो जाता है, ये भी कोशिका के कारण होता है। कोशिका विभाजन होते से ये कोशिका लंबाई में बढ़ती है, कोशिका की संख्या बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये लगातार बढ़ती है, जिससे पौधे के अंगों का विकास होता जाता है। विभिन्न अंग बनते जाते हैं, पत्तियां बनती जाती हैं, तना बढ़ता जाता है, जड़ बढ़ती जाती है, आकार में मोटाई बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती है। इस सब का सब कोशिका विभाजन के कारण संभव हो पाता है। कोशिका विभाजन के साथ एक अगला काम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं हरे पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम इनको ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? वायुमंडल से लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन तीनों के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं पौधे, और वही प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना खाना जो बनाते हैं वो उसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक भाग है। बगैर पानी के पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है सेल टर्जिडिटी। सेल टर्जिडिटी का मतलब है कि कोशिका का आकार बना रहे जैसा है। आपने कई बार महसूस किया होगा, यदि आप लगातार नदी में नहाएं या पानी में नहाते रहें या समुद्र में आप नहाएं तो आप देखते हैं आपके हाथ के पास की जो त्वचा है ये सिकुड़ जाती है, या आप कपड़े धुलते हैं घर पे तो देखते हैं उसके बाद ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से यही क्या है कि अगर कोशिका टर्जिड है, टर्जिड, तो कोशिका का वही आकार बना रहेगा जैसी वो है। लेकिन अगर बाहर का माध्यम गाढ़ा है या कम गाढ़ा है, हल्का है, जिधर गाढ़ा है और जिधर पतला है, तो गाढ़े से पतले की तरफ को फ्लूइड का या तरल पदार्थ का बहाव होने लगता है, कोशिका की टर्जिडिटी बिगड़ जाती है। तो ये पानी कोशिकाओं में जाने के बाद उसको उसी के आकार में बनाए रखने में मदद करता है। फिर है
पोषक तत्वों का अवशोषण, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। आप जानते हैं पौधों के लिए जितने हम खाद उर्वरक देते हैं सब मिट्टी में देते हैं, तो मिट्टी से पौधे के अंदर कैसे पहुंचता है? इसके लिए पानी एक माध्यम बनता है। वो पोषक तत्व सब पानी में घुलते हैं। वो घुलनशील अवस्था में पौधे की जड़ों में जो रोम होते हैं, हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, वो पानी को अवशोषित करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। अगला स्टेप है उसका कि अगला ये सबसे पहले होना चाहिए था कि किसी भी जीवित प्राणी का पहला एक गुण यह है कि वो लगभग 65% से लेकर लगभग 85-90% तक अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से उनके भाग पानी के बने होते हैं। बगैर पानी के किसी भी जीवित प्राणी के आकार और जीवन की संभावना ही नहीं है। तो ये थे इसके पौधों में कार्य। अब इसका सेकंड पार्ट है कि पानी आखिर मिट्टी में क्या काम करता है। भाई ये पानी है, जब मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी में भी कोई ना कुछ काम करेगा। तो मिट्टी में जब ये काम करता है, मृदा या मिट्टी में पानी के कार्य हैं। मिट्टी में पानी के कार्य हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था कि जुताई करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। तो आखिर पानी करता क्या है मिट्टी में जाने के बाद? मिट्टी दो चीजों से बनी है। एक है सॉलिड और दूसरा है एयर। सॉलिड में मिट्टी के कण होते हैं और कणों के बीच में हवा होती है। ठोस पदार्थ कण है मिट्टी का, और जो कणों के बीच में खाली स्थान होता है उसके अंदर हवा होती है। जब पानी मिट्टी में जाता है तो एक कण 50% है और हवा और पानी मिलाकर ये भी 50% है, यानी कि 25% हवा होती है और 25% पानी। पानी मिट्टी में जाने के बाद हवा को धीरे धीरे कम करता है और उसके स्थान पर अपना जो सॉलिड पार्टिकल हैं, कण हैं, उनके बीच में अपना स्थान बनाता है और मिट्टी के कणों को आपस में चिपकाना, मिट्टी की संरचना को बनाए रखना, मिट्टी की सुगठ्यता, प्लास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी, पीएच, टेम्परेचर, ये सारे के कलर, मिट्टी का रंग, मिट्टी का तापक्रम, मिट्टी के रासायनिक गुण, उसका पीएच कैसा होगा, उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या होगी, उसमें जो सिलिकेट क्ले हैं उनका क्या किस तरह से काम करेंगे, इन सारी चीजों को मिट्टी में जाने के बाद पानी प्रदान करता है। पानी 25% तो होता ही है और जितनी हवा को कम करता चला जाएगा ये 50% की तरफ को बढ़ता चला जाएगा। ना 50% पानी पूरा हो पाता है कभी और ना ही 50% हवा हो पाती है। ये दोनों एक ऐसे अनुपात में बने रहते हैं जिससे कि पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए हवा भी मिले और पौधों को पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। जब मिट्टी में ये पानी कम होने लगता है तभी हमारे पौधे मुरझाने लगते हैं और तभी हमें पौधों को सिंचाई करने की आवश्यकता महसूस होती है। और क्या करता है मिट्टी में जाने के बाद? मिट्टी के जो कण होते हैं उनको आपस में चिपकाने का, आपने देखे ढेले बनते हैं, ऐसी मिट्टी में ही ढेले अच्छे बनते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो, और कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी के कणों को जोड़ने के लिए उचित मात्रा में पानी भी उपलब्ध हो। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी मिट्टी रेत के समान बिखरने वाली हो जाएगी और रेत में हम फसल नहीं उगा सकते। पोषक तत्व तो हम डालते हैं मिट्टी में, अगर वो पानी मिट्टी में नहीं है तो घुलेंगे कैसे? पोषक तत्व का अवशोषण ही नहीं होगा। ये मिट्टी में पानी का कार्य होता है। और क्या काम होता है मिट्टी में? मिट्टी की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है पानी। तो पानी पौधों में अलग तरह के कार्य करता है, वायुमंडल में अलग तरह के कार्य करता है।